साथियों नमस्कार। आज हम उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपयोगिता की गणना का जो क्रमवाचक विचार है उसका अध्ययन करने वाले हैं। गणनावाचक विचार को विकसित करने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एजवर्थ को, जिन्होंने 1881 में उदासीनता वक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। बाद में अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस पर काम किया और अंत में प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी, इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की थी। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, बल्कि केवल उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता अलग अलग हो सकती है किसी भी वस्तु से मिलने वाली। सबसे पहले इसका अर्थ देखें तो जो हमारा तटस्थता वक्र है, जिसे हम उदासीनता वक्र भी कह सकते हैं और अनाधिमान वक्र भी कह सकते हैं। परीक्षा में ये अलग अलग नामों से आता है। इंग्लिश में एक ही नाम है, इंडिफरेंस कर्व, पर हिंदी मीडियम में इनके बहुत सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो चाहे कुछ भी पूछा जाए, चाहे अनाधिमान पूछा जाए, चाहे तटस्थता पूछा जाए, और चाहे जो है उदासीनता पूछा जाए, इसका अर्थ एक ही है कि यह वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को या बंडलों को बताता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। हम इसे रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। तटस्थता वक्र को या उदासीनता वक्र को बताने वाला एक रेखा चित्र दिखाया गया है, जिसमें दो कमोडिटी यानी दो वस्तुओं को दिखाया गया है। एक्स अक्ष पे जो है मैंगोज यानी आम दिए गए हैं, और वाई अक्ष पे ऑरेंजेस यानी संतरा की क्वांटिटी दी गई है। एक उपभोक्ता की संतुष्टि को बताने के लिए इंडिफरेंस कर्व का सहारा लिया जाता है, यानी तटस्थता वक्र का। इसमें ए बी सी डी ई बिंदुओं को उदाहरण के लिए दिखाया गया है, और इसका कोई भी बिंदु जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा, चाहे किसी वस्तु की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है, जैसे जैसे वो बढ़ाता जा रहा है, तो वाई वस्तु की वो क्या कर रहा है, यहाँ पे घटती दर पे त्याग कर रहा है। पहली बार में वो जब मैंगोज की 1 इकाई यूज करता है तो वो ऑरेंजेस की 14 इकाइयाँ यूज करता है, लेकिन दोबारा में क्या होता है कि जब वो मैंगोज यानी आम की 1 इकाई और बढ़ाता है, 1 से 2 पे जाता है, तो वो ऑरेंजेस का त्याग करता है 14 इकाई से आता है 9 इकाई पे, यानी 5 इकाई का त्याग कर रहा है। लेकिन अगली बार जब 2 इकाई से 3 इकाई पे जाता है वो, तो 9 इकाई से वो 6 इकाई पे आता है, यानी इस बार उसने केवल 3 इकाई का त्याग किया। और जैसे जैसे वो आम की मात्रा को बढ़ाएगा, संतरे को त्यागने की मात्रा यहाँ घटती चली जाएगी। यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन जो दर है, यानी एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा, वो लगातार घटती हुई होती है। अब इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है, यानी वो हमेशा यही चाहेगा कि उसे एक वस्तु ज़्यादा तो मिल जाए, पर दूसरी वस्तु का उसे हर बार कम दर पे त्याग करना पड़े। तो उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। साथ ही ये मान्यता भी है इसमें कि उपभोक्ता केवल दो वस्तु का प्रयोग करता है। चूंकि डायग्राम एक्स और वाई के द्वारा टू डायमेंशनल बनाए जाते हैं, दो अक्ष का ही सहारा लिया जा सकता है रेखा चित्र में, तो ये धारणा बना के रखी गई है या मान्यता है कि केवल दो वस्तुओं का प्रयोग होता है, और जो वस्तुएं हैं वो आसानी से एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जा सकती हैं, यानी वस्तुएं स्थानापन्न हैं, आसानी से बदली जा सकती हैं एक दूसरे की जगह पे। और अगला जो मान्यता दी गई है कि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का कम मात्रा त्यागने को तैयार रहता है। तो वही सीमांत प्रतिस्थापन की दर हमेशा घटती हुई होती है कि वो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाना तो चाहता है, पर दूसरी वस्तु की मात्रा वो हमेशा अगली बार कम दर पे त्याग करना चाहेगा। अब इसकी कुछ विशेषताओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता आती है कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसे संतुष्टि का स्तर एक समान रखना है। अगर एक वस्तु यथावत रहेगी और दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा तो संतुष्टि का स्तर उसका बढ़ जाएगा। लेकिन तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र ये बताता है कि इस वक्र में जितने भी बिंदु बन सकते हैं उन सभी में संतुष्टि का स्तर हमेशा समान रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, मान लीजिए एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, तो उसे वाई वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। जब वो त्याग करेगा, एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करेगा, तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है यानी नीचे गिरता हुआ जो वक्र है उसका निर्माण होगा। तो उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब दूसरी विशेषता आती है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। तो
उत्तल को कभी-कभी अलग-अलग जगह पे जैसे उनतोदर बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है कॉन्वेक्स। उत्तल, कॉन्वेक्स या उनतोदर एक ही चीज़ें होती हैं, पर इसका कारण क्या होता है उत्तल होने का, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा। तो पहली बार में यहाँ एमआरएस बराबर 3 दिया गया है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर 3 है। यानी एक्स वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की 3 इकाइयों को जो है त्यागा जा रहा है। लेकिन अगली बार में जब आप देखते हैं आगे जाके एमआरएस बराबर हो जाती है 1/2, यानी यहाँ पे एक्स वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की केवल आधी मात्रा का ही त्याग किया जा रहा है। और जैसे जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आगे बढ़ती जाएगी, हमेशा उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु का घटती दर पर त्याग करता चला जाएगा। तो यही कारण होता है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल, उन्तोदर या इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है कॉन्वेक्स, हिंदी में उसके पर्यायवाची हो सकते हैं। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन हमेशा बच्चों को याद रखना चाहिए। अगली विशेषता है, एक ही रेखा चित्र में जब एक से ज्यादा उदासीनता वक्र बनाए जाते हैं तो उपभोक्ता को ऊंचे तटस्थता वक्र पे या ऊंचे उदासीनता वक्र पे संतुष्टि अधिक मिलती है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी, ऊंचा तटस्थता वक्र यानी दोनों वस्तुओं की ज्यादा मात्रा, और ज्यादा मात्रा तो ज्यादा संतुष्टि। जितना ज्यादा ऊंचा वक्र होता जाएगा उतनी ज्यादा वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाएगी, संतुष्टि का स्तर उतना ज्यादा होता जाएगा। और जितना नीचे वक्र आता जाएगा वस्तुओं की मात्रा कम होती जाएगी और संतुष्टि का स्तर भी कम होता जाएगा। चौथी जो विशेषता है कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काट सकते? इसका कारण यह है कि अगर दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटेंगे तब यह तर्क संगत नहीं होगा, मतलब यह हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो तटस्थता वक्र से अलग अलग संतुष्टि मिलती है। अगर दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों से उस बिंदु पर समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, यानी दोनों वक्रों से जो कटान बिंदु है समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता है, एक तटस्थता वक्र से संतुष्टि का स्तर अलग होगा और दूसरे से अलग होगा। तो यहाँ मैंने रेखा चित्र बनाया है, जो पहला चित्र बना हुआ है इसमें ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है कि ऐसा वाला चित्र कभी संभव नहीं हो सकता या स्थिति संभव नहीं हो सकती है जहां IC1 और IC2 यानी तटस्थता वक्र 1 और 2 से किसी कटान बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों तटस्थता वक्र जो हैं वो अलग अलग बने, तभी पता चलेगा कि ऊंचे तटस्थता वक्र से अधिक संतुष्टि मिलेगी और नीचे से कम मिलेगी। अगर दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों से समान संतुष्टि मिल रही है, जो कि हो नहीं सकता है। अगली विशेषता जो इसकी है कि उदासीनता वक्र अक्षों को कभी नहीं छूते। तो हमने इसकी मान्यता में पहले ही देख लिया है कि उदासीनता वक्र में एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है। अगर उदासीनता वक्र अक्षों को छूते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस अक्ष को वो छू रहे हैं उस वस्तु का उपभोक्ता उपभोग ही नहीं कर रहा है, उसका उपभोग मात्रा शून्य हो जाती है। तो फिर मान्यता गलत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो उदासीनता वक्र है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी अक्ष को छुए या दोनों अक्ष को छुए। दोनों अक्ष को छुएगा तब तो दोनों की मात्रा शून्य हो गई, उसका कोई औचित्य ही नहीं हो जाता। एक को छुएगा मतलब उसकी मात्रा शून्य हो गई, तो मान्यता गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो उदासीनता वक्र है वो अक्षों को कभी नहीं छूते हैं। हमेशा उदासीनता वक्र भले ही अक्षों के नजदीक पहुंच जाए लेकिन वो उसको छू नहीं सकते। जैसा कि मैंने इसको एक पे रॉन्ग का निशान और एक पे राइट का निशान लगा के बनाया है कि रॉन्ग जो है वो हो नहीं सकता और हमेशा राइट ही बनेगा। आशा करता हूँ मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा। थोड़ी मेहनत की मैंने, और करूँगा आगे, और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा समय जितना मिल पाता है मुझे अपने दैनिक जीवन से और जॉब से। और आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए कमेंट्स के माध्यम से और बताते रहिए, थोड़े सुझाव आपके भी मिलेंगे तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। धन्यवाद आप सभी का।